पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे वेपर प्रेशर क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं और वो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ, जो कि वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है। तो रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ। अब इस रॉल्स लॉ में दो कंडीशन देखेंगे। एक तो रॉल्स लॉ दिया गया है ऐसे कंडीशन के लिए जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हो, यानी दो कंपोनेंट मिला के बनाए हैं सॉल्यूशन और दोनों ही कंपोनेंट वेपर फेज में आ सकता है। तो लिख देते हैं पहला रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग volatile components only। ठीक, खास करके बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, यानी दो कंपोनेंट मिला के बनाया हुआ सॉल्यूशन है और दोनों ही कंपोनेंट गर्म करने पर वेपर फेज में आ सकता है। फिर इसका दूसरा केस पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स in addition to volatile components। ठीक, यानी इस केस में देखेंगे कि वोलेटाइल सॉल्वेंट तो है ही, लेकिन सोल्यूट उसमें नॉन वोलेटाइल मिला दिया गया, यानी इसमें एक कंपोनेंट वोलेटाइल है तो दूसरा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल, यानी दूसरा कंपोनेंट वेपर फेज में नहीं आ सकता है। इसमें दोनों ही वेपर फेज में आ सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन 1 देखें, ये रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स ओनली, और ये दोनों ही बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो कि दो कंपोनेंट के मिलने से बना हो। ठीक, तो सबसे पहला केस रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स ओनली। तो देखिए क्या कहता है रॉल्स लॉ इस केस में। तो इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए एक फिगर बना करके एक्सप्रेस कर रहे हैं। मान लिए बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो चीज के मिलाने से सॉल्यूशन बना हुआ है। तो चलिए हम पहले दो कंपोनेंट लेते हैं अलग अलग प्योर स्टेट में, बाद में मिलाएंगे सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन पहले प्योर स्टेट में दोनों को अलग अलग देख लें। ये भी मान लिए लिक्विड ए है ना, और जो कि 100% प्योर है, 100% प्योर लिए हैं, 100% प्योर लिक्विड ए। ये भी लिए 100% प्योर लिक्विड बी, दो कंपोनेंट ले लिए। इसको भी T डिग्री सेल्सियस से गर्म किए और इसको भी सेम टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से। दोनों अलग अलग वोलेटाइल कंपोनेंट है, लिक्विड है, अलग अलग है प्योर स्टेट में। अब लिक्विड अलग है, भले टेम्परेचर सेम है, लेकिन लिक्विड अलग रहने के कारण
इस टेम्परेचर पर इसके कारण मान लीजिए वेपर प्रेशर ए डेवलप हो रहा है, इसके कारण वेपर प्रेशर पी बी। लेकिन प्योर स्टेट में ये भी है और ये भी प्योर, तो प्योर स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के यहां नोट लगा देते हैं। पढ़ेंगे कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट एट T डिग्री सेल्सियस। इसको क्या पढ़ेंगे? यहां भी प्योर स्टेट में नोट लगा देते हैं, यानी पी नोट बी। पढ़ेंगे कैसे? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर स्टेट, ऊपर रहेगा तो हम समझ जाएंगे प्योर है ये, एट टेम्परेचर T। ठीक, इस तरह से इस सिंबल पर ध्यान रखिए क्या कह रहा है सिंबल, इसका सेंस क्या है इस तरह से लिखने का। पी नोट ए के मतलब क्या? पी नोट बी, यानी प्योर स्टेट में ए और बी का वेपर प्रेशर। अब दोनों ही कंपोनेंट, दोनों ही पार्ट को यानी लिक्विड ए और लिक्विड बी को एक कॉमन कंटेनर में मिला दिए, एक कॉमन कंटेनर में वही, यानी अब इसमें ए और बी के मिलने से सॉल्यूशन बन गया है। द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, और इसका भी वही टेम्परेचर रखे हैं जितना पहले था ये दोनों का कॉमन, यानी इसको भी T डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म किए, यानी ये मान लिए 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें तो दोनों कंपोनेंट मिला हुआ है, ए भी और बी भी। गर्म करेंगे तब वेपर में ए भी जाएगा और बी भी जाएगा, लेकिन यहां वेपर प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे, पी ए यानी ए के कारण है ये, और पी बी। अब इसे यहां क्या पढ़ेंगे? तो यहां इसको कह देते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एट T डिग्री सेल्सियस। इसको पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट T डिग्री सेल्सियस। पार्शियल इसलिए क्योंकि इसका अलग इंडिविजुअल कुछ वेपर प्रेशर होगा और इसका कुछ होगा। और ध्यान रखिए ये जो भी ले रहे हैं यहां इक्विलिब्रियम स्टेट में ही ले रहे हैं वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर, जो कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर क्या होता है पहले बता चुके हैं, ठीक ना। तो अगर हम वेपर प्रेशर टर्म बोले तो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ही समझिएगा, ठीक, यही समझिएगा। अब है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर होगा उसको कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। अब क्या है? अब दोनों ही मिल करके इस सिस्टम पर, इस मान लीजिए यहां पिस्टन है, इस पिस्टन पर प्रेशर लगा रहा है, तो इसका भी कारण, इसके भी कारण लग रहा है और इसके भी कारण। अब यहां टोटल क्या होगा? तो टोटल यानी पी टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट मिला करके क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर डेवलप्ड बाय द कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय द कंपोनेंट बी, पी टोटल हो गया। अब देखिए यहां रॉड्स आएंगे, कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस प्रेशर के बारे में कि इसका वैल्यू क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक रिलेशनशिप दिए है, तो इस रिलेशनशिप को समझने से पहले एक बात और समझ लीजिए। मान लीजिए यहां लिक्विड लिए होंगे, कुछ मास तो लिए हैं हम, तो इसका कुछ मोल होगा। तो यहां पर यानी लिक्विड ए का Na मोल लिए, लिक्विड बी का Nb मोल लिए। अब दोनों का मोल कहां है? बी का इसमें मिल गया तो हम इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मिल गया तो सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब मोल फ्रैक्शन जानते ही हैं कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उस कंपोनेंट का मोल ऊपर, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी Na प्लस Nb। ठीक, ये मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है जो पहले भी बता चुके हैं। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा? तो जिस कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालना है
उसका मोल ऊपर यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अब बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, यानी नीचे सम ऐड, टोटल सॉल्यूशन का सम ऐड जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहां दो बात पर ध्यान रखिएगा, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। बस यहीं से आपका टोटल कांसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो क्या कहते हैं रॉड्स लॉ कि कितना होगा कंपोनेंट ए के कारण पार्शियल प्रेशर? तो ये कहते हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय द कंपोनेंट ए is directly proportional to the mole fraction of component A present in the solution। फिर उसी तरह से ये पार्शियल प्रेशर B का क्या वैल्यू होगा, क्या है रिलेशन, इसके साथ है रिलेशन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B is directly proportional to the mole fraction of component B present in the solution। यानी यहां स्पष्ट इस रिलेशन से दिखाया जा रहा है कि जिस कंपोनेंट का जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसके कारण पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा। यहां भी भाई अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए इज इक्वल टू, तो कांस्टेंट में क्या लिखे तो ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट में कंपोनेंट ए का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था वही इसका कांस्टेंट होगा, यानी पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर इसी तरह से दिस इंप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, अब है यहां तक तो समझ चुके, अब आते हैं टोटल प्रेशर पर। तो यहां स्पष्ट है पी ए प्लस पी बी बराबर टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स का दिया हुआ है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर सम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर बता देगा। तो यह है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब आते हैं पी टोटल, इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब पी ए पी बी का वैल्यू यहां से ले लीजिए, अगर इसके इक्वेशन 1 माने हैं इसको इक्वेशन 2, दो ही, ये बाइनरी सॉल्यूशन है तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में दो ही इक्वेशन, तीन चीज मिला देते तो 3 इक्वेशन आता, लेकिन टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना नहीं, बाइनरी लेकर के ही चल रहे हैं। तो पी टोटल इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब पी ए पी बी का वैल्यू पुट करते हैं, यानी दिस इंप्लाई पी टोटल इक्वल टू, तो पी ए का वैल्यू लिख लीजिए, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, यानी ये सम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रेशर बता देगा। अब देखिए यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, मतलब अगर ग्राफ खींचेंगे तो लीनियर आएगा। अब इसी से आपको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लाने वाले हैं, इसके बाद यहां से देखिएगा। तो चलिए अब ऊपर इसी इक्वेशन को हम लिख देते हैं, यानी यहां तक तो आ गया था P टोटल इक्वल टू P नोट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस P नोट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ठीक, अब देखिए ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मैथ में पढ़े होंगे। तो देखिए उसी फॉर्म में इस इक्वेशन को हम लाने वाले हैं, देखिए कैसे आएगा। अब फिर इस पर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखें बात है कि इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, यानी P टोटल इक्वल टू P नोट A इंटू
1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, यानी ये तो है ही, और इसके जगह पर ये लिख दिए कैसे, तो बताया हुआ, फिर आगे हम कैसे क्यों लिखे बता रहे हैं। ठीक, अगर कंफ्यूजन है तो प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये कैसे आया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्यों हुआ। तो चलिए यहां फिर से इसको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि सम एड ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज, यानी सॉल्यूशन के अंदर जितना सारा कंपोनेंट है वो सभी कंपोनेंट का सम ऐड करेंगे मोल फ्रैक्शन का तो 1 ही आएगा। तो ऐसा तो जानते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1। तो यहां है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो देखिए आ गया ना। अब आप ला सकते हैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, स्पष्ट है देख करके, देखिए लिख रहे हैं। तो यानी P टोटल इक्वल टू P नोट B माइनस P नोट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है, प्लस P नोट A। इसको आप प्रोसीड करेंगे आगे तो ये आ जाएगा, है ना, स्पष्ट है, तो डायरेक्ट आ जा रहा है। अब यहां ध्यान से देखिए कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आया है कि नहीं। y इक्वल टू इसको m मान लेंगे, m x और प्लस ये c। ठीक है, c मान लिया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ये। ठीक, जहां की c कांस्टेंट है, यानी किसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। ठीक, और m क्या बता रहा है, ये स्लोप बता रहा है ग्राफ का, ये स्लोप बता रहा है। अब हम x और y एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर लेकर के ग्राफ खींचते हैं, इसको समझेंगे। यहां एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए इस ग्राफ को समझिएगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है और शायद पढ़े होंगे तो एक ग्राफ मिला भी होगा, और आज बहुत अच्छे ढंग से क्लियर इस ग्राफ को समझने वाले हैं। ठीक, तो मान लिए इसको ये y एक्सिस पर है, y एक्सिस है, और इधर मान लिए x एक्सिस। इस एक्सिस पर हम वेपर प्रेशर डालते हैं, यानी इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर VP, वेपर प्रेशर, इस एक्सिस पर वेपर प्रेशर, यानी जैसे जैसे नीचे जाएंगे ऊपर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ मान लिया ओरिजिन पर वेपर प्रेशर 0 है, ऊपर जा रहे वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक, वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है ये। और इस एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, मोल फ्रैक्शन। तो देखिए ठीक, इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लेते हैं, लेकिन कंपोनेंट तो दो है, किसका मोल फ्रैक्शन लें, यानी दो कंपोनेंट लेकर के सॉल्यूशन बनाए हैं, तो किसका मोल फ्रैक्शन लें, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन लेंगे, बारी बारी से दोनों का ही मोल फ्रैक्शन हम यहां लेंगे। तो चलिए ओरिजिन पर मान लिया हम कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, है ना, यहां लिख देते हैं कंपोनेंट ए। तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0 से शुरू करते हैं, मान लीजिए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, यानी इधर से इधर जा रहे हैं तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, इधर लिख देते हैं। यानी यहां पर लिखे हैं, ये बता रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, है ना ये। अब बोले हैं दोनों का लेना है तो दोनों का ले लेते हैं। अब ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो देखें क्या है कि यहां पर हम देखे हैं कि
मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू 1 होता है। यानी दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जोड़ने पर 1 मिलना चाहिए। तो कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 0, तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। 1 + 0 1। इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो इसका कर देते हैं 0.8, सम ऐड करेंगे 1। 0.4 है तो 0.6, 0.6 है तो 0.4, यानी हर हालत में सम ऐड हमें 1 मिलना चाहिए। 0.2 और इसका 1 है तो इसका 0। तो दोनों कंपोनेंट का इस एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिख दिया, एक का बढ़ते हैं तो दूसरा का घटते हुए है। ठीक, अब हम बारी बारी से दोनों का अलग अलग ग्राफ खींच रहे हैं इसी पर। मान लीजिए कंपोनेंट ए का ग्राफ खींच रहे हैं, कंपोनेंट ए। ठीक, तो ए का मोल फ्रैक्शन यहां 0, तो वेपर प्रेशर भी 0, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। जस्ट देखे थे इसके पहले रिलेशन में। अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जा रहा है कंपोनेंट ए का, इधर जाने पर वेपर प्रेशर भी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, ये आ गया ऐसे। अब देखिए इसमें तो बी है नहीं, अभी ए के रिस्पेक्ट में लिए कंपोनेंट है ये। अब हम बी के रिस्पेक्ट में ग्राफ ले रहे हैं। अब देखिए बी का मोल फ्रैक्शन 0, तो वेपर प्रेशर भी 0। इधर आ रहा है मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो यहाँ ग्राफ जो प्लॉट करेंगे, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ते जाएगा वेपर प्रेशर भी बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते 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 ये आ गया। तो ये वेपर प्रेशर कंपोनेंट बी के कारण, और ये अब देखिए ध्यान से, अब ये तो अलग अलग का। अब सॉल्यूशन का क्या होगा? सॉल्यूशन का तो फिक्स टेम्परेचर पर लिए थे, तो इसका जो वेपर प्रेशर फिक्स वैल्यू से शुरू है, यानी कांस्टेंट है इसमें, इस इक्वेशन में कांस्टेंट का भी वैल्यू आया है। तो अब यहां पर देखिए ये ए के कारण था, तो ए का यहां बढ़ते 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 यहां मैक्सिमम हो गया। कब हुआ? जब कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन 1, मोल फ्रैक्शन 1 मतलब ये 100% प्योर स्टेट में है, उस समय का है। अब प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होगा उसको जस्ट इसके पहले देखे थे, रिप्रेजेंट कर देंगे P0 A, यानी इस पॉइंट पर प्योर स्टेट में। इसके पहले भले ही सब में मिक्स दोनों का कंपोनेंट है, यहाँ प्योर में। उसी तरह से हम बी के रिस्पेक्ट में खींच रहे हैं, तो बी का मोल फ्रैक्शन 0, तब वेपर प्रेशर 0। जैसे से बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ते गया वेपर प्रेशर बढ़ते गया बढ़ते गया। अब बढ़ते बढ़ते बी का भी मोल फ्रैक्शन 1 आ गया 1, यानी बी प्योर स्टेट में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी यानी यहाँ पर इन प्योर स्टेट। अब फाइनल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा स्ट्रेट लाइन एकदम मिला दीजिए, एकदम सीधा आ जाएगा, बिल्कुल सीधा इस पॉइंट से। ये हो गया पी टोटल का ग्राफ है, यानी इसका पी टोटल का। और पी टोटल मतलब पढ़े पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का ये ग्राफ हुआ पी टोटल। अब ये तो बीच में इंडिविजुअल कंपोनेंट का है, ए का ग्राफ और बी का ग्राफ गया है, तो बीच में तो दोनों का मोल फ्रैक्शन कभी 0 1 भी आ रहा है, बीच में चेंज भी हो रहा है, फिर फाइनली है। तो यहाँ पर क्या है कि ए का है तो पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसा कि इसके पहले देखे थे। उसी तरह से ये आपका बी का ग्राफ है, बी का तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी या P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, ये ग्राफ अब है कि जैसे अब कहेगा मान लीजिए ग्राफ को देख करके कि उस समय में वेपर प्रेशर बताइए सॉल्यूशन का, जिस समय में कभी ए के कारण मोल फ्रैक्शन 0.6 है, अब बी के कारण मोल फ्रैक्शन 0.4 हो, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या करेंगे? यहां सीधे ले जाएंगे, सीधे ले जाएंगे, ये मिल गया। अब ऐसा करते हैं
कि ऐसे पूछेगा कि वो कंडीशन को बताना है जिस कंडीशन में मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए के कारण मोल फ्रैक्शन 0.4 है, अब बी का मोल फ्रैक्शन 0.6 है। अब इसके बाद यहां से ले जाइए, इस पॉइंट को कर रहा है ना, ठीक। तो बीच में मोल फ्रैक्शन बदल रहा है ना, कंपोजिशन बदल रहा है, तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो अब है ये देख लिए, इसको आप अच्छे ढंग से ग्राफ को नोट कर लीजिए और जिस तरह से ये रिप्रेजेंट किए कभी आगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक ना। और फाइनल ये क्या है, पी टोटल का है। तो अब ये फर्स्ट केस रॉल्स लॉ का हो चुका है। अब रॉल्स लॉ का सेकेंड केस देखेंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट ही नहीं है, इसमें नॉन वोलेटाइल भी मिला दिया गया, जबकि ये हम देखे थे तो दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल था। तो ठीक, अब नोट कर लिए होंगे तो मिटाते हैं। तो सेकेंड केस तो लिखते हैं सेकेंड केस, रॉल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन containing non-volatile components मतलब किस टाइप का सॉल्यूशन है, यानी सॉलिड इन लिक्विड, मतलब ये तो सॉलिड नॉन वोलेटाइल होगा, वेपर फेज में नहीं आएगा, वेपर फेज में सिर्फ ये लिक्विड आएगा, यही वोलेटाइल है, इसमें नॉन वोलेटाइल। जबकि इसके पहले वाले केस में देखे थे क्या, लिक्विड इन लिक्विड, इसके पहले वाले केस में ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड और दोनों ही वोलेटाइल हो गया था। अब है कि इसे भी समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं जिसके द्वारा कि आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब एक हम कोई लिक्विड लेते हैं, वोलेटाइल है ये, और ये प्योर स्टेट में लिया, अभी हम क्या लिए, प्योर स्टेट में, यानी 100% प्योर लिक्विड, ठीक, कुछ भी ए बी कुछ भी लिए, ठीक, कोई भी लिक्विड ले लिए। अब इसको T डिग्री सेल्सियस से गर्म किए, हीट किए, स्वाभाविक है वेपर में आएगा, वेपर में प्योर ही फॉर्म में है तो प्योर ही सिर्फ इसी का वेपर आएगा। तो यहां इस प्योर स्टेट में सिर्फ लिखते हैं P0, यानी वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, दो कंपोनेंट नहीं इसलिए इसमें ए भी हम नहीं लिए हैं, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक। अब क्या किए हैं, मिला दीजिए इसमें नॉन वोलेटाइल, जैसा कि इस केस में देखें, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मतलब कुछ भी, शुगर ले लिए, ग्लूकोज ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, ये सब नॉन वोलेटाइल है। अब मेरा ये सॉल्यूशन मिल गया नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स के साथ ये मेरा सॉल्यूशन मिल गया है। इसको भी T डिग्री सेल्सियस से गर्म कीजिए, यानी ये हो गया सॉल्यूशन, और T डिग्री सेल्सियस से गर्म कीजिए। क्या है अंतर इस दोनों में, क्योंकि ध्यान से देखिएगा कि ये तो प्योर है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी इसमें आ गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट था। सेम टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं तो यहां भी वेपर प्रेशर डेवलप होगा, तो ध्यान देना है, सेम लिक्विड, सिर्फ अंतर है यहां पर कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घुला हुआ है,
टेम्परेचर सेम है, तो क्या वेपर प्रेशर दोनों जगह सेम होगा? नहीं, ये वेपर प्रेशर सेम नहीं होगा। तो अब सवाल है कौन ज्यादा होगा कौन कम? प्योर वाला का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कुछ घोल दिए तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? आंसर है कि प्योर वाला का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसा पहले भी पढ़े कि अगर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, इसी का लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आखिर वेपर प्रेशर घटा क्यों? तो इसके पहले इसके बारे में बताया गया है आप लोग को, वेपर प्रेशर के बारे में बता रहे थे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो वेपर में जाएगा नहीं, ये तो फिक्स रहेगा यहीं पर। वेपर फेज में तो सिर्फ सॉल्वेंट बोला जा रहा है, सॉल्यूट तो जा नहीं रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है, ठीक। और सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या क्या कि इसके सरफेस एरिया को कवर कर दिया और जो जाने वाला था उसको भी रोक रहा है ये। अब इसी पर आगे हम बता रहे हैं। तो जस्ट इसके पहले वाले रॉल्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप्ड बाय द एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ऐसा पढ़े थे। ठीक यही अप्लाई यहां करेंगे हम इसमें, ठीक। तो ये तो प्योर है। अब यहां पर, तो यहां पर आप देखिए सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट का भी होगा, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और सॉल्वेंट भी है। तो अब सवाल है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये जो वेपर प्रेशर है, यहां जो आप वेपर प्रेशर देख रहे हैं, ये किसके मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्यूट का कि सॉल्वेंट का? स्पष्ट है, सॉल्यूट तो वेपर में जा ही नहीं रहा है, जा रहा है सॉल्वेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट का होगा, सॉल्यूट का नहीं। फिर जैसा कि इसके पहले वाला फर्स्ट केस में देखे थे, उसी तरह से यहां भी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट यही आ जाएगा जो प्योर स्टेट में था। तो पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या किए कि दोनों साइड एक में से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग बोथ साइड बाय यूनिटी, एक में से दोनों साइड घटा देते हैं, तो ऐसा कर देते हैं 1 माइनस पी बाय पी नोट, पी बाय पी नोट, 1 माइनस पी बाय पी नोट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां देखिए अब इसको कैसे लिखे हम, घटाएंगे तो पी नोट माइनस पी बाय पी नोट इक्वल टू, इसको एक साथ लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अदर कंपोनेंट, क्योंकि दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का समेट 1 आता है, इसलिए यहां ये लिखे। तो ये सॉल्यूट हो गया। अब यही है आपका सेकेंड केस का फाइनल इक्वेशन, पी नोट माइनस पी बाय पी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अब ये डिफरेंट टर्म जो लिए हैं इसको कैसे क्या कहते हैं वो देखेंगे। ये पूरे टर्म को एक साथ कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी नोट माइनस पी को कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं।
तो फाइनल इस केस में एक इक्वेशन मिला, पी नोट माइनस पी बाय पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिए सॉल्वेंट हट गया है, यहां सॉल्यूट आ गया है। तो लिखते हैं वेयर पी नोट माइनस पी बाय पी नोट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सिर्फ पी नोट माइनस पी को कहेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ही। क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है कि पहले प्योर स्टेट में क्या था, तो प्योर स्टेट में ज्यादा रहेगा, माइनस सॉल्यूट डालने के बाद क्या हुआ, कम होगा। तो यानी प्योर स्टेट माइनस सॉल्यूशन के केस में जो डिफरेंस आएगा वही कहलाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी इतना से घट गया सॉल्यूट डालने के बाद। अब है इसका सिर्फ न्यूमेरिकल बनाने में एप्लीकेशन है, कैसे क्या करें। तो ठीक, इसको और भी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, तो पी नोट माइनस पी यहां लिखे हैं बाय पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अब इसको तोड़ देंगे आगे। तो जैसा कि जानते हैं कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसका मोल ऊपर, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अब बाय नीचे टोटल का सम ऐड, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये सम ऐड इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हो गया। फिर आगे इसको तोड़ सकते हैं, इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर मोल को भी तोड़ दीजिए आगे, मोल को। तो नंबर ऑफ मोल किसी का कैसे निकालते हैं, गिवन मास इन ग्राम, अब बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को यदि हम W2 मान लेते हैं, अब मोलर मास इसका M1 मान लेते हैं। ठीक है, यानी W2 को मान रहे हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अब बाय M2 को मान रहे हैं गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यह है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो दोनों डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल गया। अब है फिर यही, फिर नीचे आया नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 बाय M2, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट का मास ग्राम में कितना दिया हुआ है, तो इसको मान लिए W1 मान लिए, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो इसको M1 मान लिए। ठीक, अब इसमें यहां भी क्वेश्चन, अगर आपको पी नोट का वैल्यू दे दिया है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट दिया हुआ है, तो ये पी क्या होगा, या तीन टर्म है पी नोट, पी और मोल फ्रैक्शन, तीनों में दो टर्म देगा, किसी एक के बारे में पूछेगा बता दीजिएगा। फिर आगे इसी का एक्सटेंशन है, टोटल चीज दे देगा, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर दे देगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। चलिए सब दे दिया, फिर सब चीज दे दिया, मोलर मास पर क्वेश्चन देगा, मास ऑफ सॉल्यूट पर क्वेश्चन दे सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट पर क्वेश्चन देगा, तो जो कि आगे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो ये सब बात क्लियर होगा और अच्छे ढंग से अभी इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक चीज और है, वो भी चाहते हैं डील कर देते, लास्ट है, तो आगे देखिए। एक आता है क्वेश्चन, क्या आता है, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ क्वेश्चन आता है इसका, कैसे इसको प्रूफ करना है, रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ध्यान से देखेंगे क्या है,
ठीक, यानी कह रहा है रॉल्स लॉ जो है हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है। ठीक, कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, इस बात को समझिएगा। तो हम हेनरी लॉ को पहले देखें, है ना। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ में क्या देखे थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution, जो कि हेनरी लॉ में पढ़े थे। फिर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे, ऐसा ही तो रॉल्स लॉ में पढ़े थे, टू रॉल्स लॉ। क्या पढ़े थे? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट अबव द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यही रॉल्स लॉ था। दिस इंप्लाई P इक्वल टू, यहां कांस्टेंट सिर्फ बदल जा रहा है। देखे थे कि कांस्टेंट में क्या लिखे थे कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यही तो पढ़े थे। अब देखिए दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, सब चीज सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है, कांस्टेंट का। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन होता जहां पर कि हेनरी लॉ कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो फिर इसके में कोई अंतर नहीं रहेगा, एकदम सेम हो जाएगा, यानी ये दोनों लॉ सेम हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा हो सकता है स्पेशल केस, या थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकल संभव हो चाहे ना थ्योरेटिकली, अगर ऐसा मान ले कि हो जाए कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू इस कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, तो रॉल्स लॉ हेनरी लॉ में कोई अंतर नहीं रहेगा। और यही है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, अब इसके बाद हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, फिर उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद कंप्लीट हो जाता है एक चैप्टर। तो ठीक, तो इस तरह से आपका रॉल्स लॉ हो गया।